गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कहां पे थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो फील्ड लाइंस होता है वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उसी पॉइंट से आगे बढ़ते हैं कि लेटर से हमारे पास एक कंडक्टर है किसी भी शेप का और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पहुंच गया है। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं कि इसको हमने कुछ चार्ज दे रखा था प्लस क्यू, ऐसे समझिए प्लस क्यू चार्ज दे रखा था, एक्सेस चार्ज, और वो इसके सरफेस पे क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट। डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सरफेस, कहीं कहीं चार्जेस ज्यादा होगा, कहीं कहीं चार्जेस कम होगा, कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा इसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए कि मैंने जो प्लस क्यू चार्ज दे रखा है वो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर कुछ यूनिफॉर्मली नहीं, यूनिकली स्पेशल तरीके से रीअरेंज हो गया। और कैसे अरेंज होना है उसको कि अंदर में नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। ठीक है, अच्छा अब लेटस से एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ते हैं, किसका, सरफेस का। लेटर से हम एक छोटा सा सरफेस का टुकड़ा पकड़ते हैं, मान लीजिए यहां पकड़ लेते हैं, ये छोटा सा, और वहां पे क्या करते हैं, इस तरह का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। देख रहे हैं, एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाया है जो कंडक्टर के एक छोटे से सरफेस को एनक्लोज कर रहा है। ठीक है, बहुत छोटा। इनफैक्ट ये आप समझिए कि जिस गॉसियन सरफेस को मैं ग्रीन मार्कर से यहाँ दिखा पा रहा हूं वो भी बहुत बड़ा है। मैं जिस छोटे की बात कर रहा हूं वो यहाँ पे दिखना भी नहीं चाहिए, इतना छोटा, इतना छोटा एलिमेंट्री होना चाहिए ये गॉसियन सरफेस। अब देखिए, अब मैं क्या लगाने जा रहा हूं, गॉस लॉ। ठीक है, आपको तो एक और चीज पता है कि मैंने जो ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है वो बनाया है एग्जैक्ट जो यहां सरफेस है ना, सरफेस उसके पैरेलल ये फ्लैट फेस है। सिलेंडर का जो फ्लैट फेस है वो यहाँ के सरफेस के मैंने पैरेलल बनाया है। ये सब दिखेगा क्यों बनाया है सब। अब एक बार बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के किधर होता है, 90 डिग्री पे। चूंकि सरफेस के पैरेलल ही मेरा फ्लैट सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंडक्टर का जो सरफेस था उसी के पैरेलल में मैंने गॉसियन सरफेस का फ्लैट सरफेस बनाया है, इस सिलेंडर का फ्लैट सरफेस। तो ऑफ कोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर है तो गॉसियन सरफेस जो है उसका फ्लैट सरफेस जो है यानी सिलेंडर का जो फ्लैट सरफेस है उसके भी परपेंडिकुलर होगा इस तरह से। ठीक है, लेटर से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की ओर कुछ ई है। ठीक है, और कोई ई होगा भी नहीं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर पे वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा जो मैंने दिखा दिया है। अच्छा, और एरिया जो है फ्लैट सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस का ds है, मतलब ये जो एरिया है ये ds है, ये जो एरिया है ये ds है। अब हम लगाने जा रहे हैं गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ क्या कहता है, पूरा क्लोज्ड सरफेस पे E डॉट ds करने पे, ds क्या है यहाँ पे, सरफेस एरिया है इन वेक्टर फॉर्म, छोटा सा सरफेस एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का। और इस तरह का इस पूरे गॉसियन सरफेस पे E डॉट ds करते चले जाना है। ये कितना आना चाहिए, Q enclosed डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप ही बताइए कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना एनक्लोज्ड चार्ज होगा। तो कॉमन सेंस की बात है, एरिया ऑफ द सरफेस मुझे पता है कितना है, ds है, और उस छोटे से एरिया पे मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मानता हूं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि हर जगह अलग अलग होगा, ऑफ कोर्स वेरिएबल होगा, लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी
at the given point of the conductor गिवन पॉइंट से अच्छा है एट द गिवन लोकेशन ऑफ द कंडक्टर बी सिग्मा। तो ऑफ कोर्स देन एनक्लोज्ड चार्ज बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा गुने डीएस। तो यहां पे यूज कर लेते हैं सिग्मा गुने डीएस बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये तो हो गया राइट हैंड साइड। थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस कीजिए, ई डॉट डीएस। मुझे पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, मतलब ये जो दूसरा वाला फ्लैट फेस है यहाँ पे ई का वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, तो पहला फ्लैट सरफेस पे ई नॉर्मल था, दूसरे फ्लैट सरफेस जिसको दिखा रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। और जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, ठीक है, उसका एरिया का नॉर्मल तो इधर है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, कर्व्ड सरफेस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर, ठीक है, उसका जो नॉर्मल है वो तो इधर है ऐसे। तो जो सरफेस होगा कर्व्ड सरफेस का जो डायरेक्शन माना जाएगा वो तो इधर ही माना जाएगा, ऐसे या ऐसे ऐसे घूमता रहेगा 90 डिग्री पे। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के 90 डिग्री पे है और गॉसियन सरफेस का जो नॉर्मल है, कर्व्ड सरफेस का जो नॉर्मल है ऐसे है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मैं अलग अलग फेसेस पे ई डॉट डीएस इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहा हूं। तो जो पहला फ्लैट सरफेस है वहां पे ई डॉट डीएस कीजिएगा तो क्या होगा, वहां का ई कुछ ई है मान लीजिए, वहां स्पेशल ई, और वहां का सरफेस कितना है, सरफेस एरिया डीएस है, और ई और यहाँ का जो नॉर्मल है, यहाँ का जो नॉर्मल है यहाँ का, वो तो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई इंटू डीएस इंटू कॉस जीरो, ये हो गया पहला फेस। दूसरा फेस पे आते हैं, ये पीछे वाला, तो वहां जीरो इंटू डीएस, ठीक है, ये करेंगे। कॉस का तो कोई चक्कर ही नहीं क्योंकि यहाँ पे फील्ड है ही नहीं। अच्छा, तीसरा किस पे करेंगे, कर्व्ड सरफेस पे। तो कर्व्ड सरफेस पे ई डीएस अगर आप लिखिएगा कर्व्ड सरफेस पे तो कॉस 90 डिग्री लिखना होगा फॉर कर्व्ड सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंडर जो आप लिए हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में कहिए ना कि आपके पास सिर्फ एक ही टर्म बच रहा है, फर्स्ट जो फ्लैट सरफेस है ना उसके करेस्पॉन्डिंग ई डीएस का कंपोनेंट बच रहा है, बाद बाकी तो ये जीरो हो जा रहा है, ये तो जीरो है ही। तो शॉर्ट में बोलिए कि ई डीएस बराबर सिग्मा डीएस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा, कहां का सिग्मा, सिग्मा कहां का था, जिस लोकेशन पे आप गॉसियन सरफेस बनाए हैं, जिस छोटे से लोकेशन पे आप चर्चा कर रहे हैं, तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि एक सरफेस के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो ऐसा लग रहा है कि उसी लोकेशन पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उस पे डिपेंडेंट है। इससे कभी कभी होता क्या है कि बच्चे गलत कंक्लूजन क्या निकाल लेते हैं कि अच्छा कंडक्टर के सरफेस के जस्ट बाहर सिर्फ उसी लोकेशन के आसपास का चार्ज डेंसिटी डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रिलेशन को देखकर उसको ये लगता है कि सरफेस के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है। लोग ये सोचने लगते हैं कि यहाँ जो लोकल लेवल पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, बस वही डिसाइड कर रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि ऐसा नहीं है। ये मिसलीडिंग कंक्लूजन होगा। तो सबसे पहले आप ये चीज सही है, ये करेक्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड आउटसाइड द सरफेस is sigma by epsilon naught where sigma is the surface charge density at that location। यहां तक एकदम सही है, लेकिन इसका कंक्लूजन वो मत ले लीजिएगा जो अभी थोड़ा देर पहले बोले। मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि जो रिमेनिंग जो हैं
रिमेनिंग जो चार्जेस हैं अपार्ट फ्रॉम एनक्लोज्ड चार्ज, रिमेनिंग जो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी डिसाइड करता है यहाँ पे सोन इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ में, ये स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। देखिए कैसे, पहले तो ये लिखते हैं कि ये करेक्ट है लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए, उस पे आते हैं। तो एक चीज और हम आपको बताते हैं, जिस कंडक्टर के टुकड़े को आप पकड़े थे, अब तो बाकी का काम हो गया है तो बाकी चीजें हम मिटा सकते हैं ताकि गंदगी ना रहे। मैंने क्या किया, बाकी चीज हटा दिया और यहां का क्या बना दिया, यहां पे जो चार्जेस था, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो भी था वो फिर से बता दिया। अब देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, जिस छोटे से सरफेस को आप अभी पकड़े थे ना, ये छोटे से सरफेस को, इसको हम यहां पे दिखाना चाह रहे हैं कि ये रहा सरफेस जिसको आप बोले थे डीएस, ठीक है। अब डीएस के जस्ट बाहर, मेरे आर्गुमेंट को ध्यान से सुनिएगा, जो छोटा सा सरफेस है कंडक्टर का डीएस, उसके जस्ट बाहर मतलब जस्ट एक पॉइंट एबव, मतलब सरफेस और पॉइंट के बीच का दूरी आपको दिखना भी नहीं चाहिए, मतलब जस्ट बाहर, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, गिवन सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ओनली ड्यू टू द सरफेस, ओनली ड्यू टू दिस गिवन सरफेस, व्हाट विल बी the electric field just above, या फिर ऐसे बोलिए ना, जस्ट what will be the electric field in the immediate vicinity of the surface, immediate vicinity of the surroundings, immediate surrounding of the surface, ठीक है। और वो इमीडिएट विसिनिटी जो है कहां लाई कर रहा है, सरफेस के कहां लाई कर रहा है, इमीडिएट विसिनिटी which lies along the normal to the surface, ये जो नॉर्मल बना है ना, नॉर्मल, इसी नॉर्मल के along ये इमीडिएट विसिनिटी की बात कर रहे हैं ना। इमीडिएट विसिनिटी मतलब जो पॉइंट जो है, दिस पॉइंट, जिस पॉइंट का बना मान लीजिए P, दिस पॉइंट P इज अलोंग नॉर्मल एंड वेरी वेरी क्लोज टू द एलिमेंट्री सरफेस, एलिमेंट्री सरफेस डीएस, ठीक है। तो मेरा कहना है कि जस्ट इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है, यही हम होना चाह रहे हैं। तो याद है आपको, छोटा सा भी सरफेस हो ना, मेरा हाथ से, जैसे ये सरफेस है मेरा हाथ, इससे भी काफी छोटा सरफेस हो, कितना भी छोटा सरफेस हो, अगर मैं उस छोटे सरफेस को अपने काफी क्लोज ले आऊं, मैं फिर से लाइन बोल रहा हूं, कितना भी छोटा सरफेस क्यों ना हो, मैं उसको अपने काफी क्लोज ले आऊं अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, ऐसे, तो मुझे वो छोटा सरफेस कैसा दिखाई देगा, इनफाइनाइट एरिया का सरफेस दिखाई देगा, मतलब इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द सरफेस, दैट इज एट द पॉइंट P, द स्मॉल सरफेस ds विल अपीयर टू बी लाइक एन इनफाइनाइट डिस्क, ठीक है, फ्लैट सरफेस है ना, तो डिस्क,
और एक इनफाइनाइट डिस्क जो होता था या इनफाइनाइट प्लेन जो होता था, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन और डिस्क में अंतर खत्म हो जाएगा जब दोनों इनफाइनाइट डायमेंशन का हो जाएगा। तो शॉर्ट में बोलिए, जब इनफाइनाइट रेडियस का डिस्क हो जाएगा, पॉइंट पी के लिए तो यही हो रहा है, ऐसा लगेगा कि सरफेस जो है इनफाइनाइट डायमेंशन का है, उस केस में फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता था? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर इनफाइनाइट प्लेन और इनफाइनाइट डिस्क? बताइए तो। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के डिराइव किए थे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस पॉइंट पी पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस सिग्मा कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जबकि मतलब अब कहानी समझिए, मतलब आप क्या बोले? आप बोले कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ओनली ड्यू टू दिस डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू डीएस, तो निकल के आया है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आया? देखिए तो यहां पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना बाबू कि इस सरफेस के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें सिर्फ इसी छोटे सरफेस का योगदान नहीं है, सिर्फ इसी छोटे सरफेस का योगदान नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसी का योगदान रहा होता तो फील्ड ये आया होता। इनफैक्ट सारे चार्जेस का योगदान है और तब जाके नेट फील्ड ये आया है। इसका मतलब आप एक चीज और बोल सकते हैं कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर चार्जेस ऑफ द कंडक्टर अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जाइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी, जिस पॉइंट पी का चर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी ड्यू टू द चार्जेस other than those on ds, मतलब कि जो ds पे चार्ज है उसके अलावा जो चार्जेज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो कैसे लिखेगा? तो टोटल में से इस ds का कंट्रीब्यूशन घटा दीजिए, यानी कितना है? टोटल में से ds का कंट्रीब्यूशन घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बड़े इंपॉर्टेंट, बड़ा काम का रिजल्ट है ये। इसका मतलब ये जो रिमेनिंग चार्जेज है, ये जो चार्जेज है ये भी इस पॉइंट पी पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का कंट्रीब्यूशन दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये मत दिमाग में रखिएगा कि किसी भी सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सिर्फ वहीं का चार्ज डेंसिटी डिसाइड करता है, वहीं का सिर्फ नहीं डिसाइड करता, बाकी का भी करता है, लेकिन वो आपको देखना होगा केयरफुली, तब आपको दिखेगा। ठीक है, ये हमको बताना था। तो देखिए अब एक और चीज डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये कंडक्टर है और लेटर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से तो हम बोल रहे थे कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई कर दिए, लेटर से ऐसा, आपको समझाने के ख्याल से हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिए हैं। आप चाहें तो कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिए हैं जिसका स्ट्रेंथ लेटर से E0 है,
ठीक है, तो होगा क्या इसके फलस्वरूप, क्या होगा बताइए कि प्लस चार्जेस जो है इधर कुछ होगा डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द आउटर सरफेस, प्लस चार्जेस, और दो वजह से, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द आउटर सरफेस, ये प्लस चार्जेस और माइनस चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, लेटेस्ट से कुछ ऐसा होगा, कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये टुकड़ा है, ये, तो यहां पे नॉर्मल का डायरेक्शन बनेगा तो ऐसे बनाइएगा, ये है नॉर्मल, और छोटा सा यहाँ पे जो सरफेस लीजिएगा वो डीएस लीजिएगा। कंडक्टर का एक छोटा सा अगर सरफेस लीजिएगा यहाँ पे तो वो डीएस लीजिएगा, उसको आप अलग से ही मार्कर से दिखा सकते हैं कि छोटा सरफेस ये रहा ऑन अपॉन द कंडक्टर, कि डीएस रहा। ऑफ कोर्स इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ दिस चूजन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कहां पे? जस्ट आउटसाइड दिस गिवन सरफेस, इसको आप बोल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट का मतलब क्या हुआ? जब आप बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं वो प्लस ये जितने चार्जेस इंड्यूस हुआ है वो सब की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम बोल रहे हैं ई। अच्छा, तो मुझे तो ये भी पता है ना कि वहीं पे उसी सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी तो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी तो है। ठीक है, लेट अस से नॉर्मल टू द गिवन सरफेस और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल यहाँ पे थीटा है। ऑफ कोर्स ये थीटा अलग अलग जगह बदलेगा, हम एक जगह का एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप बताइए कि हम क्या क्या इन बातों से डिड्यूस कर सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ई नेट, वो क्या आएगा? गॉस लॉ आप यूज किए थे ना, आपको फिर से करके दिखाते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा? E इंटू ds, E डॉट ds, वही गॉसियन सिलेंडर। याद कीजिए ना, आप फिर से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन चलिए आपके पर्पस के लिए दिखा दें। ये रहा गॉसियन सिलेंडर, याद है लास्ट क्लास में जो पढ़ा था गॉसियन सिलेंडर। ठीक है, तो E ds, अंदर तो फील्ड जीरो है यहाँ पे। ठीक है, और नेट फील्ड जो होगा कर्व सरफेस के, कर्व सरफेस का नॉर्मल तो इधर है और नेट फील्ड जबकि इधर है तो इधर तो यही रह गया ना ईडीएस। समझ में आ रहा है कि नहीं? ईडीएस नेट फील्ड जो कि बाहर की ओर है, यहाँ का सरफेस डीएस, ईडीएस, बाकी जगह तो ई डॉट डीएस की जगह तो जीरो आएगा, सिर्फ ये बचेगा बराबर नेट चार्ज एनक्लोज क्या होगा? वहां का सिग्मा गुने डीएस। कहां का सिग्मा? उस लोकेशन का सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर तो राम कहानी वही है, बस आपको दिखा रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अब उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दो वजहों से है। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन कंडक्टर प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये होना चाहिए। अच्छा, ई नेट इधर है तो इसका मतलब क्या है कि ई नॉट का कॉस थीटा प्लस ई नॉट का कॉस थीटा प्लस
सिग्मा बाई ई नॉट का कॉस थीटा प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे मान लीजिए, उसको दूसरे कलर से दिखाते हैं कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है लेटेस्ट से वो कुछ ऐसा बना रहा है रैंडम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेज, ठीक है, ये डायरेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। और ये कुछ एंगल क्या बना रहा है, अल्फा। तो मेरा क्या कहने का सेंस है, देखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा मतलब नॉर्मल टू द सरफेस वाला कंपोनेंट प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस अल्फा, ठीक है, ये दोनों मिल के क्या देना चाहिए था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, पक्का। अच्छा, सिमिलरली चूंकि नेट फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो टेंजेंशियल टू द सरफेस वाला जो नेट फील्ड होगा वो जीरो आना चाहिए, यानी ई नॉट का कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में कितना है, तो ई नॉट साइन थीटा, और इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो फील्ड है उसका कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस कितना है, उल्टे डायरेक्शन में, तो ई इंड्यूस्ड का साइन अल्फा, और ये सब ये मिल के मतलब कि नेट फील्ड जो है टेंजेंशियल फील्ड्स मिल के क्या आना चाहिए, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नेट फील्ड जो है सिर्फ परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहता है। तो आपका ये एक रिजल्ट आया और एक ये रिजल्ट आया, ठीक है। तो आप बोलिए कि सर इसका फायदा क्या हुआ, देखिए फायदा क्या हुआ हम बताते हैं। कभी कभी आपको सरफेस का लोकेशन एग्जामिनर दे देगा, चूंकि सरफेस का लोकेशन, जैसे ये सरफेस हुआ तो इसका लोकेशन उसका क्या डिसाइड कर देगा, नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। ये हमको अगर पता है नॉर्मल डायरेक्शन और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये पता है तो ये ऑब्वियसली पता है, तो इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि अगर आपको ये पता है ई नॉट और ये पता है थीटा, तो अननोन कितने हैं इस रिलेशन में, ई आई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस एंड दिस अल्फा, दो अननोन है और कितने इक्वेशन है, दो, तो दोनों निकल जाएंगे ना, मतलब आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस केस में वो नॉर्मल टू द सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, ये सब चीज एकदम लॉजिकल है, इसको फील कीजिए। ये सब एक एग्जांपल लिए, और भी तरह तरह का एग्जांपल हो सकता है जो अब आपको डील करने आ जाना चाहिए। अब एक दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, उस पुराने वाले पॉइंट से रिलेटेड है। एक कंडक्टर है, ठीक है, और उसका एक छोटा सा टुकड़ा यहां पे हम ले लिए। अब मान लीजिए कंडक्टर के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सरफेस, ठीक है। इस तरह का एक कंडक्टर है और उसके सरफेस पे कुछ चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जिस छोटे से डीएस का हम अभी तक चर्चा किए, कौन सा डीएस, ये जो डीएस है, ये जो जिसको हम डार्क कर दिए हैं सरफेस को, कंडक्टर के सरफेस का एक छोटा टुकड़ा डीएस, उसका थोड़ा सा उस पे और भी चीजों पे फोकस करते हैं, उसके साथ और क्या क्या हो रहा है। एक चीज तो क्लियर है कि इस डीएस पे कितना चार्ज है, चार्ज ऑन डीएस कितना है, तो यहां पे जो भी सिग्मा होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, इस छोटे से एरिया पे जितना भी चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, सिग्मा गुने सरफेस एरिया डीएस, यही ना चार्ज होगा, इसको डी क्यू बोल दीजिए। अच्छा, दूसरी बात कि इस छोटे से सरफेस का
अपना कंट्रीब्यूशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना था, अपना सरफेस, इस छोटे से सरफेस पे जो डीक्यू चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन डीएस, ये कितना आया था, वो आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद कीजिए अभी थोड़ा देर पहले एनालाइज किए थे। अच्छा, तो भैया कोई चार्ज अपनी ही वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उससे अपने पे ही फोर्स नहीं लगाता है। मान लीजिए हम चार्ज क्यू हैं और मेरी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेवलप्ड है, तो क्या मैं अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड से खुद पे फोर्स लगा लूंगा क्या, नहीं। कोई भी चार्ज खुद की वजह से डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता। अच्छा, मैंने ये क्यों बोला, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े थे ना बाबू अभी थोड़ा देर पहले कि सरफेस के जस्ट बाहर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप ही बताइए कि इसका मतलब है कि सरफेस का अपना कंट्रीब्यूशन को हटाने के बाद कितना फील्ड बचा, मतलब नेट फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, मतलब सरफेस के अलावा रिमेनिंग चार्जेस कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको आप ई बोल दीजिए, ई रिमेनिंग। तो हम बोल रहे थे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, इसको आप ER से रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप क्या लिखेगा, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज dq ऑन द सरफेस ds बराबर क्या होगा, चार्ज है dq और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ER। ER का वैल्यू आपको हम बोल दिए हैं कितना है, यहां है, तो आप वैल्यू रख दीजिए सिग्मा ds गुने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑफ कोर्स किधर होगा भैया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस छोटा सा सरफेस इधर ही है, तो भैया रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका आप चर्चा किए हैं वो भी तो इधर ही ना होगा। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ds। ठीक है, तो नॉर्मल को आप n कैप से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये आया, इस फोर्स को आप क्या बोल दीजिए, छोटा फोर्स df। क्यों, क्योंकि छोटा सा एरिया पे लग रहा है, तो छोटा फोर्स df होगा भी कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर ds बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये छोटा फोर्स क्यों बोले छोटा, वो समझ में आ रहा होगा, ds बहुत छोटा होगा तो फोर्स का स्ट्रेंथ भी छोटा होगा। अच्छा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसी फोर्स को दिखाएं तो नॉर्मल की तरफ ना फोर्स लग रहा है, ds एरिया पे जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल की तरफ लगेगा, क्योंकि रिमेनिंग फील्ड का डायरेक्शन उधर ही है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो आपको ऐसे लिखना होगा ds n कैप, इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ds वेक्टर। ये बातें समझ में आ रहा है, क्यों ऐसा बताएं, अगर हम ये वाला हरकत सारे सरफेस पे कर ले, इस पे मतलब कंडक्टर के सारे सरफेस पे ये छोटा छोटा फोर्स अगर लिख लें, ठीक है, सारे फोर्स को अलग अलग नाम दे दीजिए I J K, तो हम बोल रहे हैं कि सम ऑल दीज फोर्सेज वेक्टर के साथ, क्योंकि नेट फोर्स मिलेगा, तो क्या मिलेगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, तो कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ नेट बराबर समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ds वेक्टर
क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको वेक्टर के साथ ऐड करना होगा। और दूसरी बात कि ये जो सिग्मा है इसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लाएंगे, क्यों? क्योंकि सरफेस अलग अलग तरीके का है, तो उसके हिसाब से सिग्मा भी अलग अलग पॉइंट्स पे अलग होगा, तो इसलिए सिग्मा वेरिएबल है तो वो बाहर नहीं जाएगा, अंदर रहेगा। तो नेट फोर्स जो लगेगा कंडक्टर के सरफेस पे और इनडायरेक्टली कंडक्टर पे वो ये होगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये क्वांटिटी बहुत केस में निकल के नल वेक्टर भी आ सकता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अब थोड़ा सा इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। इस चीज पे ध्यान दीजिए जिसको हम ब्रैकेट में लाए हैं, ठीक है, जिसको हम ब्रैकेट में यहां पे रखे हैं, इस क्वांटिटी पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बात बाकी तो ठीक है। ये जो df है ये तो नॉर्मल टू द सरफेस लग रहा है, मतलब ये अगर सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ना इस सरफेस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और सरफेस का एरिया है ds। तो याद है कुछ प्रेशर पढ़े थे पहले, प्रेशर एक्टिंग ऑन अ सरफेस। प्रेशर कैसे लिखते थे? प्रेशर जो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता था और डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, यही ना प्रेशर होता था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो अब ये सारा फोर्स ही लग रहा है, तो लिखिए सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ds और डिवाइडेड बाय ये सरफेस एरिया ds, यानी क्या बचा? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी ये जो प्रेशर आया, ये प्रेशर किस वजह से आया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो चार्जेस था उसकी वजह से इस पे प्रेशर फील हो रहा है, इसलिए इस तरह के प्रेशर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। कहां पे? इस गिवन लोकेशन पे कितना आया? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अलग अलग लोकेशन पे सिग्मा का वैल्यू अलग होगा, तो अलग अलग जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अलग होगा। अच्छा, ये प्रेशर करना क्या चाह रहा है? ऐसा लग रहा है कि उस सरफेस उखाड़ के बाहर फेंक देगा, देखिए ना, इस ds पे लगने वाला फोर्स ऐसे है ना, नॉर्मल एक्शन, ऐसा लग रहा है कि सरफेस को बाहर फेंकना चाह रहा है। यहां वाला सरफेस को ऐसे फेंकना चाह रहा है, ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा है पूरे कंडक्टर को टीयर अपार्ट करना चाह रहा है सरफेसेस को, ठीक है। तो ये हिडन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। यही वजह है कि कभी कभी अगर मटेरियल जिससे आप कंडक्टर बनाए हैं उसका स्ट्रेंथ बहुत नहीं हुआ, एटॉमिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बहुत नहीं हुआ, तो पता चला, और अगर इलेक्ट्रिक ये जो सिग्मा का वैल्यू है अगर कंडक्टर के ऊपर बहुत है, मान लीजिए ना कि इस लोकेशन पे, एक एग्जांपल देते हैं तब समझ में आएगा कि इस लोकेशन पे सिग्मा का वैल्यू बहुत ज्यादा है। एक एग्जांपल देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा है, यानी कि छोटे से सरफेस पे जो बाहर की ओर पुल करने वाला फोर्स है बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ मटेरियल का अच्छा नहीं रहा तब तो ये सरफेस यहाँ पे फ्रैक्चर कर जाएगा, यहाँ सरफेस पे क्रैक आ जाएगा, मतलब सरफेस में फ्रैक्चर आना शुरू होगा, बॉन्डिंग टूटना शुरू होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप कोई चीज कमजोर है उसको आप उखाड़ना चाह रहे हैं तो उखड़ जाएगा। तो यानी ये सब चीज का भी ध्यान रखा जाता है जब आप कोई सरफेस या कोई कंडक्टर या कोई मटेरियल बनाते हैं, कि ऐसा ना हो कि कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वो सरफेस वहां पे कमजोर होकर फ्रैक्चर हो जाए उसमें, ठीक है ना। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो अभी हम पढ़े हैं उससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से एक स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास और उस पे कुछ चार्ज Q हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जैसे ही चार्ज Q रखिएगा ये एक्सेस चार्ज हुआ, एक्सेस चार्ज मतलब अनकंपनसेटेड चार्जेस जो आप एक्सेस में दिए हैं, जैसे ही दीजिएगा वो सरफेस पे आने लगेगा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्जेस सरफेस की ओर शिफ्ट करते हुए इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा कि अंदर में नेट फील्ड 0 हो जाए। शेप को देखते हुए क्लियर अंदाजा लग रहा है कि चार्ज जो है अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हर जगह सरफेस का शेप एकदम आइडेंटिकल है। ठीक है, तो अगर कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस r है, ठीक है, तो फिर सिग्मा थ्रू आउट द सरफेस क्या होगा, Q बाई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। मैंने क्या बोला, कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया ओवर द कंप्लीट सरफेस क्या होगा, यही होगा, यूनिफॉर्म होगा। अच्छा, अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। अगर मैं पूछूं कि कंसीडर द फर्स्ट हेमिस्फेरिकल पोर्शन, यहां पे देख रहे हैं ना, दो हेमिस्फेयर है, ऊपर वाला और नीचे वाला, जिससे मिलकर ये कंप्लीट कंडक्टर बना है। तो मैं कह रहा हूं जो फर्स्ट हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, इस पे निचला वाला जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है वो कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और चूंकि सॉलिड है तो यहाँ बेस एरिया को सॉलिड से दिखाई, ये सॉलिड कंडक्टर है ना, तो पूरा बेस एरिया में जहां वहां हर जगह मॉलिक्यूल्स होगा, तो इस तरह से डार्क सेट कर दिए। तो करना क्या है, कॉमन सेंस की बात है कि इस पे नेट फोर्स जो लग रहा होगा कंडक्टर पे, नेट फोर्स वो क्या लग रहा होगा, 0। क्यों, याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले नेट फोर्स कैसे लिखे थे, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ds वेक्टर का समेशन। फॉर्चुनेटली यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट है? अच्छा, और सम किसका जाता, ds वेक्टर का, और फॉर्चुनेटली ds वेक्टर भी सिमेट्री से चारों तरफ आइडेंटिकल है, तो इस तरह के ds वेक्टर को जोड़िएगा तो नल वेक्टर ही आएगा भाई। तो मतलब एक चीज क्लियर है कि इस कंडक्टर पे नेट फोर्स अभी क्या लग रहा है, 0। अच्छा, अब ये दो हेमिस्फीयर हुआ ना, तो फर्स्ट हेमिस्फीयर को हम अलग से एफपीडी बनाते हैं। ये रहा बेस। अब आप बताइए कि सरफेस पे जितने चार्जेज है हर जगह, याद है कितना फोर्स लग रहा था, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ds, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ds एंड सो ऑन, यही ना लग रहा था। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये हर जगह यही बात है। ठीक है, हर जगह इस तरह से कॉमन सेंस की बात है कि इस तरह का जब फोर्स लगेगा, इस तरह का फोर्स लगेगा, ठीक है, ठीक है, तो बताइए, तो इस तरह का फोर्सेस लगेगा तो इस हेमिस्फीयर पे नेट फोर्स किधर आएगा, ऊपर क्यों आएगा कि नहीं, ऐसे 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 फोर्सेस का रिजल्टेंट ऊपर क्यों आएगा कि नहीं। अच्छा, फिर भी ये पूरा कंडक्टर पे नेट फोर्स 0 था, ये तो आप अभी निकाले थे। तो जब पूरा कंडक्टर पे नेट फोर्स 0 है, तो भाई ऊपर वाले पोर्शन पे और नीचे वाले पोर्शन पे भी नेट फोर्स 0 होगा, ऊपर वाले पे भी और नीचे वाले पे भी। तो अब आया काम की बात कि चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक है, और फिर भी ये पूरा हेमिस्फीयर एट रेस्ट है, नॉन एक्सेलरेटिंग, नेट फोर्स 0 है। तो पक्का जो जहां जो बेस पे जो जुड़ा हुआ है ना, दूसरे मटेरियल से ये बेस एरिया पे जुड़ा हुआ है ना बॉन्डिंग के थ्रू, तो ये कवर के ऊपर जाना चाह रहा है, तो पक्का निचला जो पोर्शन है उसको होल्ड करके रखा है, ऐसे करके मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के थ्रू, मतलब उसको जाने नहीं दे रहा है। इस तरह का फोर्सेस लग रहा है चारों तरफ से, ये तो नीचे बेस पे, तो मतलब हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर 1 पे मॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहा है ताकि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाले फोर्स को बैलेंस कर सके। तो इसको बोल दीजिए मैकेनिकल फोर्स, बोल दीजिए कुछ मैकेनिकल फोर्स बोल दीजिए, जो लगा रहा है हेमिस्फीयर 2 ओवर हेमिस्फीयर 1, F मैकेनिकल। तो कॉमन सेंस से बताइए ना कि F मैकेनिकल मस्ट बी इक्वल टू कितना,
सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ds वेक्टर का सम। यहां तक ठीक है कि नहीं? तो देखिए कितना है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ds वेक्टर, इस तरह के ds वेक्टर का समेशन। तो याद कीजिए, ये टेक्निक बता चुके हैं ऑलरेडी कि इस तरह का ds, इस तरह का ds को अगर आप ऐड कीजिएगा तो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आता है ना, प्रोजेक्टेड एरिया वाला कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्टेड एरिया वाला कॉन्सेप्ट, इस तरह के एरिया को, इस तरह के एरिया को, इस तरह के एरिया को जब आप जोड़ते हैं तो आपको क्या निकल के आता है, ये जो प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल, ये जो एरिया का प्रोजेक्शन है, यही ना जुड़ के आता है मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज इस तरह के ds वेक्टर को जोड़िएगा तो क्या निकल के आएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया। ये पहले भी हो चुका है बात, ठीक है। तो पहले हम बस इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हॉरिजॉन्टल एरिया प्रोजेक्ट, ये जो सरफेस है इसका, ये जो सरफेस है इसका प्रोजेक्टेड एरिया, कौन सा प्रोजेक्टेड एरिया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया, कितना होगा बताइए तो, पाई आर स्क्वायर। तो इनटू क्या करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और डायरेक्शन तो हमको पता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो शॉर्ट में आपका रिजल्ट क्या आया, सिग्मा स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन अपवर्ड डायरेक्शन, आया ना। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से इतना फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो मैकेनिकल फोर्स जो लग रहा होगा वो, जो F मैकेनिकल होगा तो माइनस ऑफ दिस फोर्स होगा ना, माइनस ऑफ दिस फोर्स नीचे की ओर। तो ये लगा दीजिए, माइनस का मतलब कि मैकेनिकल नीचे लगा रहा है, तो माइनस लगाइएगा तो माइनस होते हैं क्या हो जाएगा, नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये डाउनवर्ड किसके बारे में चर्चा की, मैकेनिकल जो लगा रहा है, तो इन डाउनवर्ड और माइनस के साथ तो इन डाउनवर्ड। मतलब मैंने पहले क्या सीखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फोर्स लिखवा दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर उसमें माइनस लगा के बता दिया कि मैकेनिकल फोर्स नीचे लग रहा है इतने स्ट्रेंथ। तो ऑफ कोर्स हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर 1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, यही फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन किया जा सकता है। एक और सवाल देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, कोई अलग सवाल नहीं है। अच्छा, सिग्मा का वैल्यू कितना था, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पे सिग्मा का वैल्यू आप डाल दीजिएगा, ठीक है। इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन क्या है क्वेश्चन का, कि ये रहा आपका स्फेयर, स्फेरिकल कंडक्टर, और ये रहा एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो स्फेयर के ऊपर है। हमने क्या किया कि ये जो टोपी है इसको आप साफ ये ऐसे देखेगा, टोपी को, टोपी तो भैया इस तरह से कुछ सर्कुलर होगा उसका बेस, ठीक है। इस टोपी को हम थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। अब आप फील कर पा रहे होंगे ये टोपी, ठीक है। इसका सेंटर ये रहा। अब आप बताइए कि अगर मैं आपको ये दे दूं
सेंटर ऑफ स्फीयर और सेंटर ऑफ टोपी के बीच का दूरी d और रेडियस दे दूं, और इस पे चार्ज पर यूनिट एरिया, वही पिछला वाला केस ले लेता हूं, ठीक है। ये है, ये सब दिया है। क्वेश्चन मेरा है कि इस टोपी वाले स्ट्रक्चर पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से इस टोपी पे भैया इस तरह से फोर्स लगेगा ना, इस तरह से लगेगा ना। तो नेट फोर्स आएगा ना टोपी पे, वही फोर्स वो कितना आएगा, ठीक। तो फिर क्या करेंगे बताइए। तो फिर वही कहानी है, टोपी को अलग से आप बना लीजिए। ये टोपी रहा, ये टोपी ऑफ कोर्स याद रखिएगा हेमिस्फेरिकल नहीं है, हेमिस्फेयर तो थोड़ा नीचे आते तब बनता, अभी हेमिस्फेयर नहीं है। अब बताइए ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ds वेक्टर, याद है ना, ये ds, ये ds, ये ds, इसको ऐड करेंगे। अच्छा, सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर लाएंगे, ds वेक्टर को ऐड करेंगे, और जब इस तरह के ds वेक्टर को ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है, मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन वाइज तो सीधे ये निकल के आएगा, डायरेक्शन वाइज, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स जो है ये निकल के आएगा, और मैग्नीट्यूड वाइज ये ds 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 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप एक वेक्टर ये है, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इस तरह के सारे वेक्टर्स को ऐड कीजिएगा तो कुछ मैग्नीट्यूड आएगा ना, मैं उसी मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं। तो इस तरह के ds वेक्टर ds वेक्टर ds वेक्टर ds वेक्टर सबको जोड़िएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैं ये बोल रहा हूं। तो बताइए, तो वही कहानी, प्रोजेक्टेड एरिया, इस कर्व सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ये टोपी का ये बेस एरिया, तो कितना होगा बाबू, ये दूरी कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो पूरा बेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आंसर हो गया पाई सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको एक चीज दिखने लगेगा कि इसी का एक स्पेशल केस था, कौन, पिछला वाला क्वेश्चन। जब मैं इस d को 0 कर दूंगा तो ये टोपी कहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, और फिर इस सारे टोपी पे लगने वाला, हेमिस्फीयर पे लगने वाला फोर्स मिल जाता। तो d को 0 कीजिए तो एक्सप्रेशन वही आएगा जो पिछले क्वेश्चन में आया था। मतलब इस तरह से आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा, अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि डिपेंडेंस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन द शेप ऑफ the surface of the conductor, surface of the conductor, ठीक है। इस पॉइंट को मैं डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट क्लियरली आपके दिमाग में रख दूं कि यहां पे एक कंफ्यूजन से बचिएगा। मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पर आपने क्या किया कि कुछ चार्ज को इस पे एक्सेस चार्ज को डाल दिया, और वो बेचारा चार्ज इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा कि अंदर में फील्ड 0 बनाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सेस चार्ज को आप इस पे डाल दिए हैं, वो रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ऐसे केस में ये जो सरफेस का जो शेप है ना, एक्चुअली वही डिसाइड करेगा कि कहां पे ज्यादा चार्ज रहेगा पर यूनिट एरिया, कहां पे कम चार्ज रहेगा।
ठीक है, मतलब कहां पे ज्यादा चार्ज रहेगा, कहां पे कम चार्ज रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? शेप ऑफ द सरफेस। लेकिन कब? जब बाहर से कोई इंफ्लुएंस ना हो। अब देखिए, अगर हम बोले ना कि नहीं हम तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, भैया अगर आप ऐसा कीजिएगा तो तब जो ये जो प्लस चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, किसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन था? शेप ऑफ द सरफेस के अनुसार जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। फील्ड की वजह से प्लस चार्जेस का थोड़ा जमावड़ा राइट हैंड साइड हो जाएगा और माइनस और थोड़ा सा प्लस चार्जेस का जमावड़ा पीछे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पीछे अट्रैक्ट होके आएगा, कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे ऐसे, तो कुछ प्लस चार्जेस को वो नलीफाई कर देगा। शॉर्ट में क्या होगा कि एक्सटर्नल अगर इन्फ्लुएंस लगा दीजिएगा तो कंडक्टर का सरफेस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड नहीं कर पाया होल एंड सोल तरीके से, ठीक है ना। तो हम जो भी अभी चर्चा करने जा रहे हैं वो तब कर रहे हैं जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है और सिर्फ सरफेस का शेप ही डिसाइड कर रहा है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बैकग्राउंड ये जानना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए केस बाय केस एनालिसिस करते हैं। पहला केस है कि जब सरफेस का शेप कॉन्वेक्स नेचर का है, कॉन्वेक्स शेप अगर हो, उस समय किस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेटर से इस टाइप का कुछ है, ऐसा, ठीक है। यहां पे आप गौर से देखिए, सरफेसेस जो है जगह ऐसे देखिए आप, क्या है? कॉन्वेक्स है ना। इसको और भी अगर आप शार्प दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और भी शार्प दिखा दीजिए। ठीक है, अब ठीक, एक ऐसा सरफेस है। अब गौर से देखिए कि हर जगह मोर और लेस सरफेस का नेचर कैसा है? कॉन्वेक्स। अगर इस टाइप का कंडक्टर का सरफेस रहे तो किस तरह से एक गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है? मान लीजिए हम प्लस क्यू चार्ज दे दिए तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना? आपके मन में होगा ना भाई कि ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब कैसा होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसा? तो इस चीज को देखिए हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कुछ। एक्सक्यूज मी, एक ऐसा सरफेस पकड़िए जहां पे ना रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी बड़ा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि सरफेस ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? बहुत बड़ा। तो आप बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि कौन से स्फीयर का वो हिस्सा बनना चाह रहा है सरफेस। तो ये जो सरफेस है हल्का सा कर्व्ड है, तो यानी कि स्फीयर जो बनेगा उसका रेडियस बहुत बड़ा बनेगा। तो यहाँ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ आइए, यहाँ ऑलमोस्ट जहां पे एकदम शार्प टर्न आ रहा है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? बहुत छोटा है। तो हम क्यों ना थोड़ा सा इस तरह से एनालिसिस करें, ये कंपैरिजन करने में आसान हो। तो यहां मान लीजिए कुछ चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, और यहां जो है जहां ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा दिख रहा है वहां चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। हम दोनों का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि स्टैटिक कंडीशन में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, या बराबर होगा दोनों लोकेशन का चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। ठीक है, याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप यहां शार्प टर्न के आसपास बनाइएगा तो ऐसा लग रहा है कि पॉइंट चार्ज के आसपास से फील्ड लाइंस निकलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? तो आसपास की बात कर रहे हैं, ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप देखिए, मतलब कि पैटर्न देखिए।
अच्छा, यहाँ पे फैलता हुआ ये है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा सरफेस के 90 डिग्री पे होगा, और चूंकि यहाँ शार्प टर्न नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना यहाँ फैलता हुआ दिख रहा है ना, उतना फैलता हुआ इधर नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे ऐसा रहेगा। मतलब ये देखिए, ज्यादा यहाँ पे आपको यहाँ एनालाइज कीजिए, यहाँ और वहां कंपेयर कीजिए, वहां लग रहा है कि पूरा बड़ा तेजी से डाइवर्ज कर रहा है। यहाँ देखिए बहुत कम तेजी से डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। ऑफ कोर्स कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा अगल बगल, यही तो ढूंढना है। कहाँ स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा है, कहाँ कम है, यही सब पे आना है। अभी ये मत हमसे क्वेश्चन कीजिए सर आप इधर फील्ड लाइंस 3 ही क्यों बनाए और इधर 6 क्यों बना दिए। आपको दिखेगा बहुत सारी बातें, अभी आप आराम से देखिए। एक बात बताइए कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन whole of conductor is an equipotential, यानी is at the same potential। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। इस लाइन का मतलब क्या हुआ है, is at the same potential, कि अगर आप इंफिनिटी से एक 1 कूलम्ब चार्ज को स्लोली लाइएगा तो आपको जो वर्क डन करना होगा यहां तक लाने पे, वो वही वर्क करना होगा जो इंफिनिटी से इधर से आप लाए होते 1 कूलम्ब चार्ज को और स्लोली यहां पे यहां तक पहुंचा दिए होते। शॉर्ट में, चाहे आप इंफिनिटी से कूलम्ब चार्ज को यहां लाइए, यहां लाइए, यहां लाइए, कहीं लाइए, आपको सेम वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसी कॉन्सेप्ट को यहां हम एक्सप्लॉइट करेंगे। अब देखिए, आपको यही ना ढूंढना है कि सिग्मा 1 जो यहाँ शार्प टर्न जहां ले रहा है वहां का चार्ज पर यूनिट एरिया है, और जहां पे बहुत स्लोली टर्न ले रहा है वहां का चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा 2 है। आपने इसी में कंपैरिजन करना है, तो 3 ही रिलेशन हो सकता है ना, या तो ये बराबर हो दोनों, या सिग्मा 1 छोटा हो सिग्मा 2 बड़ा हो, या सिग्मा 1 बड़ा हो सिग्मा 2 छोटा हो। यही 3 केस एग्जिस्ट करता है ना। अच्छा, तो पहला देखिए कि एकदम केस बाय केस, क्या पहला केस संभव हो सकता है? अगर बताइए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है तो सरफेस पे दोनों जगह जो है सरफेस के आसपास फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर सरफेस, यहां पे क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और वहां पे क्या है सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप बोल दीजिए कि दोनों बराबर है तब तो दोनों जगह जो फील्ड का स्ट्रेंथ होगा सरफेस के आसपास वो सेम है। अच्छा, अगर ऐसा है और आप ला रहे हैं इंफिनिटी से चार्ज 1 कूलम्ब, तो जब आप लाइएगा तो देखिएगा तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जो भी होगा ना सरफेस पे उससे बड़ा तेजी से घट रहा होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नियर शार्प टर्न का शेप कैसा होगा, ऐसा ही ना, डाइवर्ज करेगा बड़ा तेजी से। ये पैटर्न आप देखिए, ठीक है। तो यानी कि बड़ा तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो देखिए ना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा तेजी से घट रहा है। मतलब जब आप वर्क कीजिएगा 1 कूलम्ब चार्ज पे तो आपको कितना वर्क करना होगा, E डॉट dl वर्क डन बाय एजेंट। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ काफी घट चुका है, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़िया तो फील्ड का स्ट्रेंथ बड़ा तेजी से घट रहा है, देख रहे हैं ना। तो मतलब इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में जो आपको वर्क करना पड़ रहा है E डॉट dl वो मोस्ट ऑफ द पाथ में कम है, और सरफेस के पास आते आते आपको कितना वर्क करना होगा, सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू छोटा सा पाथ ले लीजिए dl। सरफेस के आसपास इतना वर्क करना होगा और सरफेस से दूर जो वर्क करना होगा उस फिर इससे कम होते जाएगा।
हर छोटा छोटा डीएल पे जो वर्क करना होगा सरफेस से दूर जाके तो कम होते जाएगा वर्क डन। ठीक, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे कीजिए वही हरकत। यहां क्या है, फील्ड लाइंस बड़ा कम रेट से डाइवर्ज कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पे फील्ड कुछ है तो थोड़ा दूर आगे जाके भी फील्ड बड़ा तेजी से नहीं घटेगा, मेरा कहना ये है। इससे थोड़ा और आगे जाने पे और मतलब फील्ड बहुत तेजी से नहीं घटेगा, मतलब ग्रेजुअली घट रहा है। तो मतलब अगर यहाँ सरफेस पे फील्ड का स्ट्रेंथ अगर कुछ ई है तो थोड़ा दूर जाके ई से थोड़ा सा घटेगा। मान लीजिए ई माइनस डेल्टा होगा, उससे थोड़ा दूर जाएंगे ई माइनस 2 डेल्टा होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सरफेस पे फील्ड ई ही है, क्योंकि आपका जंक्शन है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है। तो अगर यहाँ ई है लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना तो फील्ड ड्रास्टिकली घट जाएगा। मान लीजिए ई माइनस 100 डेल्टा, और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ई माइनस 1000 डेल्टा। मतलब यहाँ बड़ा तेजी से फील्ड जो है का स्ट्रेंथ घट रहा है। तो कायदे से जब आप एक कूलम चार्ज को लाइएगा तो ये तो वर्क ई डॉट डीएल होता है। तो मेजोरिटी पोर्शन में जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है काफी कम है, तो ई डॉट डीएल का मैग्नीट्यूड भी काफी कम आएगा कि नहीं मेजोरिटी पोर्शन में। बस यहाँ आसपास जो है इतना रहेगा। अच्छा, जबकि यहाँ मेजोरिटी पोर्शन में ई का स्ट्रेंथ बहुत तेजी से तो नहीं घट रहा है, मतलब धीरे धीरे ना घट रहा है। तो मेजोरिटी पोर्शन ऑफ द पाथ में जो ई डॉट डीएल जो आप कीजिएगा वर्क डन बाय एजेंट तो अच्छा खासा आएगा एज कंपेयर टू वहां। और करते करते आप कहां पहुंचेगा, सरफेस के आसपास। और फॉर्चुनेटली आप जैसा जंक्शन लिए सरफेस के आसपास दोनों जगह सेमी टाइप का वर्क डन करना होगा। तो ओवरऑल किधर ज्यादा वर्क डन करना पड़ गया, तब तो इधर ज्यादा वर्क डन करना पड़ गया ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दूर जाने में भी थोड़ा ठीक ठाक था। तो यहाँ एजेंट को यहां ज्यादा वर्क करना पड़ा एज पर अवर एजम्पशन। कौन सा एजम्पशन, कि सिग्मा 1 एजम्पशन ये था, एजम्पशन ये था कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है। उस केस में एजेंट को इधर ज्यादा वर्क करना पड़ा एज कंपेयर टू द सिचुएशन ऑन द राइट साइड, जबकि वर्क डन सेम आना चाहिए था, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कंडक्टर का सरफेस। तो ये जंक्शन जो है हमारा पहला वाला एकदम गलत साबित हुआ, क्योंकि फिर इक्विपोटेंशियल नहीं हो पाएगा। अगर वर्क डन यहाँ पे ज्यादा करना पड़ गया एजेंट को और यहाँ कम करना पड़ गया जबकि सेम करना चाहिए था, तो गलत हो गया ना, मतलब पहला जंक्शन हमारा गलत है। अब हम अपने दूसरे एजम्पशन पे जाते हैं। दूसरा एजम्पशन मेरा क्या था कि सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1, मतलब यहाँ का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यहाँ आसपास का वो ज्यादा हम माने हैं और यहाँ का कम माने हैं। कहाँ का, जहां शार्प टर्न ले रहा है हम ये माने हैं। अब इसको देखते हैं कि क्या ये सही में हो सकता है कि नहीं। चलिए वही लॉजिक यूज करते हैं जो अभी लॉजिक यूज किए थे इक्विपोटेंशियल वाला। फील्ड लाइंस, अब आप बोले क्या है कि सिग्मा 1 कम है, मतलब पहले तो फील्ड लाइंस बनाइए यहाँ जो आसपास बनेगा, ठीक है। यहाँ इस टाइप का फील्ड लाइंस बनेगा और यहाँ जो फील्ड लाइंस बनेगा अब चूंकि आप बोले हैं कि सिग्मा 2 बड़ा है तो आपको पता है ना कि सरफेस के आसपास फील्ड क्या होता है, सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फील्ड डेंसिटी, फील्ड लाइंस का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा दिखाना चाहिए। और यहाँ सरफेस के आसपास फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि सिग्मा 1 को आप कम माने तो यहाँ फील्ड लाइंस का डेंसिटी सरफेस के आसपास कम दिखाना चाहिए, ठीक है। तो दिखाए हैं। अब हम देख रहे हैं कि क्या ये सिचुएशन सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल। लॉजिक तो वही लिखना है कि एक कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से एजेंट को यहां तक लाना है। तो चलिए, एक कूलम्ब चार्ज इंफिनिटी और सरफेस तक लाना है। क्या करेंगे, अब आप देखिए, एक तो आप बोले हैं कि सिग्मा 1 कम है तो सरफेस के आसपास ही फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत कम है एज कंपेयर टू यहां।
ऊपर से पॉइंटेड स्पेस के आसपास फील्ड लाइंस बड़ा तेजी से ऐसे डाइवर्ज करेगा। फील्ड लाइंस का पैटर्न आप बनाइए तो आपको दिखेगा। तो डाइवर्ज कर रहा है तो मतलब एक तो यहीं पे कम है शुरू में, और थोड़ा दूर जाइए तो और बड़ा ड्रास्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, लोकेशन बाय लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता जा रहा है बड़ा तेजी से। एक तो शुरू में ही कम है, ऊपर से और तेजी से घट रहा है। अच्छा, और आपको वर्क डन क्या करना है, E.dl। अच्छा, आप इस वाली लाइन को पकड़ लीजिए ना। तो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन पे तो E का स्ट्रेंथ काफी कम है, E का स्ट्रेंथ तो काफी कम है, और यहां पे शुरू में ही E का स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो आगे भी जाइएगा तो एक तो ऐसे ही यहाँ फ्लैट सरफेस जैसा है, तो फील्ड लाइंस जो है ज्यादा फैल नहीं रहा है। तो ज्यादा फैल नहीं रहा है तो ऐसे भी फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत तेजी से नहीं घट रहा है। एक तो ये है, और ऊपर से सरफेस के आसपास फील्ड पहले से ही ज्यादा है, तो ज्यादा है और ऊपर से कम रेट से घट रहा है। तो मेजोरिटी पोर्शन में, मेरा लाइन फिर से सुनिएगा, सरफेस के आसपास फील्ड ज्यादा है वहां की तुलना में, और ऊपर से यहाँ फील्ड लाइंस कम रेट से डाइवर्ज कर रहा है फील्ड लाइंस। तो यानी कि फील्ड का स्ट्रेंथ कम रेट से घट रहा है। तो मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि मेजोरिटी पोर्शन में E का जो वैल्यू है यहाँ, यानी इस सिचुएशन 2 में इसको ही बोलिए E2 का जो वैल्यू है वो मोर और लेस ग्रेटर देन है जो सिचुएशन 1 में जो E का वैल्यू है अलोंग मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा होगा मेरे अजम्पशन से, और यहाँ कम होगा। ये फील्ड बड़ा तेजी से डाइवर्ज कर रहा है। और इतना ही नहीं, सरफेस के पास पहुंचिएगा तो वर्क डन क्या करना होगा, E.dl। वहां पे E का स्ट्रेंथ सरफेस के पास यहां ज्यादा है ना, तो सरफेस के पास आपको इनफैक्ट और ज्यादा वर्क करना होगा। यानी मेजोरिटी ऑफ द पाथ में वर्क तो ज्यादा करना ही पड़ा, साथ में सरफेस के आसपास भी आपको एजेंट को वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन पे एजेंट को वर्क कम ही करना पड़ा, ऊपर से पास आते वक्त भी वर्क डन कम ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड का स्ट्रेंथ पास में भी कम ही है यहाँ की तुलना में। मतलब ओवरऑल इस सिचुएशन में कम वर्क करना पड़ रहा है। कम वर्क मतलब कि एजेंट हैज टू डू लेस वर्क इन दिस सिचुएशन। ये बात समझ में आया? एज कंपेयर टू कौन सा सिचुएशन? एज कंपेयर्ड टू सिचुएशन 2। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि दोनों केस में वर्क डन में एजेंट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए था। यानी ये सिनेरियो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब यहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो यहां की तुलना में, ये पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या? दो केस को आप प्रूफ कर दिए कि नहीं हो सकता है, तो बचा क्या? बचा यही ना बाबू कि सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, यही वाला केस बचा ना। तो हम तो ऐसे ही बता दें कि यही केस होना चाहिए। मतलब जहां शार्प टर्न ज्यादा आएगा, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी कम होगा, वहां पे चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई होगा। मतलब सिग्मा इज हाई व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी लेस। और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां सिग्मा का वैल्यू कम होगा। अच्छा, लेकिन सारा एनालिसिस कब के लिए किया है? कॉन्वेक्स शेप के लिए। ये मत भूलिएगा, जब सरफेस का शेप कॉन्वेक्स है इस तरह से, ये सब मत भूलिएगा, तब ये सब है। अच्छा ठीक है, तो मतलब क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या रिजल्ट निकाले कि सिग्मा 2 इज लेस देन सिग्मा 1। अच्छा, और ये अब आराम से आप दिखा सकते हैं सच में। यहां पे अगर सिग्मा 1 ज्यादा है तो सरफेस के आसपास फील्ड लाइंस का डेंसिटी बहुत हाई होना चाहिए, तभी ना फील्ड का स्ट्रेंथ यहां ज्यादा होगा। अब देखिए
अब क्या होगा, और यहां जो है यहां फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ डेंसिटी थोड़ा कम रखिए, ऐसे रखिए। यहाँ पे 3 3 6, यहाँ पे कितना 2 2 4 1 5, यहाँ कोई ज्यादा कर दीजिए थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, अब देखिए ये केस पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? तो जब आप इनफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाइएगा तो देखिए, माने कि फील्ड जो है शार्प एज के आसपास फील्ड लाइंस बहुत तेजी से ओपन अप हो रहा है। ओपन अप होने से फील्ड लाइंस का डेंसिटी बड़ा तेजी से घट रहा है, और फील्ड लाइंस का डेंसिटी घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी घटेगा। तो माने कि बड़ा तेजी से फील्ड का स्ट्रेंथ घट रहा है, लेकिन शुरुआत में ही सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ की इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो यहाँ शुरू में बहुत ज्यादा है, तो धीरे धीरे फिर उसके बाद घट रहा है। तो जब E डॉट dl कीजिएगा तो मानिए कि बहुत दूर से जब ला रहे होंगे, तो जब आप दूर रहिएगा ना तो वहां E डॉट dl का जो वैल्यू होगा कम होगा, लेकिन जैसे से पास आइएगा तो यहाँ बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस का डेंसिटी है। तो जो जब आप दूर थे तो E डॉट dl का वैल्यू कम था, लेकिन जब आप पास आए तो बड़ा बड़ा हाई हो रहा है E डॉट dl। क्यों? क्योंकि फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत हाई है यहाँ पे, तो कंपनसेट हो जा रहा है। मतलब दूर में कम था ये वैल्यू, तो पास आने पे बढ़ भी रहा है बहुत तेजी से। यहाँ क्या है, यहाँ पे पास में कम है वैल्यू, और दूर जाने पे ज्यादा रेट से घट नहीं रहा है। माने उधर ज्यादा रेट से घट रहा था, यहाँ फील्ड बहुत ज्यादा रेट से नहीं घट रहा है। ठीक है, यानी लेकिन हो क्या रहा है, माने कि मेजोरिटी पोर्शन में E बहुत ज्यादा रेट से नहीं घट रहा है, लेकिन बाबू इनिशियल वैल्यू ही कम है वहां की तुलना में। तो जो इनिशियल वैल्यू है उससे कम ही न रहेगा आगे, फील्ड आगे तो कम ही न रहेगा, क्योंकि डाइवर्ज कर रहा है फील्ड लाइंस। तो होगा क्या कि ठीक है, बहुत तेजी से फील्ड का स्ट्रेंथ नहीं घट रहा है, लेकिन शुरुआत ही वैल्यू कम है, तो E डॉट dl का जो वैल्यू है शुरुआत ही कम है, तो आगे भी जाके बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। मतलब एक हम थ्योरेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो E डॉट dl माने कि मेजोरिटी पोर्शन में ठीक ठाक वैल्यू आएगा, पास आएगा तो EI डॉट dl कीजिएगा, लेकिन EI कम है, तो ओवरऑल जो ये वैल्यू आएगा कंपनसेट होके मोर और लेस किसके बराबर आ जाएगा, सिचुएशन 1 के बराबर है। ठीक है, मतलब कंपनसेशन टाइप का एक चीज हो रहा है कि शुरू में यहाँ फील्ड स्ट्रेंथ कम है, लेकिन वो कम है लेकिन धीरे धीरे घट रहा है। तो E डॉट dl मोर और लेस जो आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूर में बहुत कम फील्ड है, लेकिन पास आने पे बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, तो कंपनसेशन हो रहा है। मतलब दोनों तरफ मोर और लेस वर्क डन जो करना पड़ रहा है। ये दिख रहा है कि एजेंट को, ये पॉसिबल है कि दोनों ही केस में एजेंट को सेम वर्क करना पड़ सकता है। ये कॉन्सेप्चुअली आप इस सवाल को डील किए हैं, क्योंकि आपके लेवल पे न्यूमेरिकली डील करना, इवन हायर लेवल पे न्यूमेरिकली डील करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सरफेस के शेप के हिसाब से आपको इक्वेशंस लिखना होता है, फिर अलग अलग जगह सिग्मा निकालना होता है। यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट से ही आप, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आपने फिजिक्स का सहारा लेके ये बता दिया कि यहीं पे सिग्मा ज्यादा होना चाहिए, यहाँ कम होना चाहिए, ताकि कंपनसेशन टाइप का इफेक्ट पैदा हो कि एजेंट को जो है इस पाथ से भी और इस पाथ से भी सेम वर्क करना पड़े जब 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से लाए। और ये चीज आप फील कर सकते हैं। हमने जो अभी तक डिस्कस किया है उसको एक और दूसरे तरीके से समझाया जा सकता है, उसको कहेंगे फोर्स मेथड। फोर्स मेथड से देखिए कैसे एक आइडिया ले सकते हैं। पूरा उतना डिटेल में नहीं फोर्स मेथड से आप समझ पाइएगा जितना डिटेल में अभी आप पोटेंशियल मेथड से समझे हैं। देखिए क्या है कि मान लीजिए ये कंडक्टर है और एकदम आइडेंटिकल सेपरेशन पे यहाँ 2 चार्ज लेते हैं, वैसे ही इधर 2 चार्ज लेते हैं। मतलब जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पे आइडेंटिकल सेपरेशन पे 2 चार्ज लिए हैं, और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां पे भी आइडेंटिकल सेपरेशन पे 2 चार्ज लिए हैं। अब आप एक बात बताइए, ये जो ऊपर वाला चार्ज है इस पे फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, और ये जो चार्ज है इस पे फोर्स लग रहा है ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, वही हम दिखा रहे हैं।
ठीक है, फोर्सेस को रिजॉल्व कीजिए, तो रिजॉल्व कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा? फोर्सेस को अगर आप रिजॉल्व कीजिएगा तो एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, मतलब इसको आप बोल दीजिए एफ पैरेलल और इसको आप बोल दीजिए एफ परपेंडिकुलर और इसको बोल दीजिए पूरा एफ। वैसे ही ये भी तो एफ होगा, जो पहला वाला चार्ज है वो दूसरे वाले चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में इतना एफ फोर्स लगाएगा। अच्छा, और इसको रिजॉल्व कीजिएगा तो एक आएगा एफ पैरेलल। पैरेलल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पैरेलल टू द दिस फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस। और जो फोर्स, कॉमन सेंस की बात है, जो फोर्स सरफेस के पैरेलल लग रहा होगा चार्ज पे, वही ना चार्ज को मूव करा सकता है सरफेस के लॉन्ग। अच्छा, यहां देखिए, और एक फोर्स हो गया ऐसे एफ परपेंडिकुलर। ऑफ कोर्स एफ पैरेलल का स्ट्रेंथ, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां एफ पैरेलल का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो है, ये जो θ1 है या ये जो θ2 है, ये बहुत कम होगा। ये फिगर से आप देखिए, और यहां पे देखिए आइडेंटिकल सिचुएशन में फोर्स हम आइडेंटिकल सेपरेशन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ये हो सकता है, थोड़ा सा ये हम सेपरेशन आइडेंटिकल बोले हैं, ठीक है, आइडेंटिकल सेपरेशन। फोर्स ऐसा लगेगा। अगर सेपरेशन, अगर मैं ये सेपरेशन वही रखता हूं जो सेपरेशन यहां रखता हूं, तो तब तो फोर्स का स्ट्रेंथ वही है जो यहां पे था, एफ एफ। एक सिचुएशन बता रहा हूं कि किस तरह से, एक लमसम से एक लॉजिकल आइडिया दे रहा हूं कि किस तरह से चीजें हो रही है। अब इस फोर्स को रिजॉल्व कीजिए, तो यहां पे जो एफ पैरेलल आएगा और यहां पे जो एफ परपेंडिकुलर आएगा, सिमिलरली यहां पे जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जहां पे बहुत शार्प टर्न है, तो यहां पे आप देखिए कि एफ पैरेलल इसको मान लीजिए थीटा डैश है और इसको θ1 डैश और इसको θ2 डैश बोल दीजिए। तो साफ साफ दिख रहा है बाबू कि जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां पे θ1 कम होगा, मतलब एफ पैरेलल ज्यादा होगा। तो एफ पैरेलल ज्यादा होगा तो चार्ज सरफेस के लॉन्ग मूव कर सकता है। यहां पे भी देखिए, ध्यान दीजिए, ये प्लस पे एफ पैरेलल ज्यादा होगा क्योंकि ये थीटा बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो फिर एफ का कॉस थीटा अच्छा खासा होगा, तो सरफेस के लॉन्ग जो फोर्स लग रहा है चार्ज पे वो ज्यादा है। तो मतलब इस आसपास में चार्जेस जो है आसानी से एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। और यहां पे जो है, जो ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है, ये देखिए ना, ये थीटा का वैल्यू देखिए, ये थीटा का वैल्यू बहुत ज्यादा है यहाँ की तुलना में। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो सरफेस के पैरेलल आसानी से, उतना आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पे चार्जेस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां चार्जेस का कंसंट्रेशन कम होगा अल्टीमेटली स्टैटिक कंडीशन में, जब चीजें इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इससे भी तो एक आइडिया लग रहा है ना कि जहां शार्प टर्न होता है वहां पे चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वो ज्यादा आसानी से फैल नहीं पा रहा है, और यहाँ पे कम होगा क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम है थोड़ा फैलने का, ठीक है। तो इस सिचुएशन को अगर आप एनालाइज कीजिएगा, शॉर्ट में बोलिएगा तो क्या बोलिएगा कि अगर एक कंडक्टर होता इस तरह से, और इस पे अगर हम कुछ चार्ज प्लस क्यू, एक्सेस चार्ज प्लस क्यू देते, तो सब मान लीजिए बीच में हम एक्सेस चार्ज ऐसे दे दिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ये चार्जेस कहां पे जाएगा? कहां जाएगा सर? चार्जेस कहां जाएगा?
सरफेस पे, फिर सरफेस पे जाने के बाद मूवमेंट का जो फ्रीडम है, सरफेस पे जाने के बाद जो मूवमेंट का फ्रीडम है वो इस तरह से डिसाइड हो रहा है। तो आपको तो दिख ही रहा है कि क्यों रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होने पे चार्जेस का सेपरेशन ज्यादा पॉसिबल है, यानी चार्ज डेंसिटी कम है, और क्यों यहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। आप इस तरह से भी लॉजिक से चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और चीजें आपको समझ में भी आएगा। तो अगर हम जिस कंडक्टर का चर्चा किए हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो लॉजिक अभी हम लोग ये लाए हैं, डेवलप किए हैं, अब उसका थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइएगा तो प्लस चार्जेस का कंसंट्रेशन इधर होने लगेगा और माइनस चार्जेस का इधर, ठीक है। अब मेरा कहना है कि इन चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन चार्जेस का, वो ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिसाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही वाला लॉजिक यूज होगा क्या कि फिर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस जो है मूव करना शुरू किया इधर, और फिर चार्ज का कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होगा, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, और चार्ज का कंसंट्रेशन कम कहां होगा, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। क्यों? लॉजिक वही जो अभी जस्ट फोर्स मेथड से एक्सप्लेन किए हैं, वही लॉजिक, ये वाला। आइडेंटिकल सिचुएशन में दो चार्ज को पकड़िए, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, एक दूसरे की वजह से, ये सारा सिचुएशन आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, डिट्टो वैसा ही अरेंजमेंट नहीं होगा चार्जेस का जैसा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता, क्योंकि एक एक्सटर्नल एजेंट भी तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है ना चार्जेस पे। एक एक्सटर्नल एजेंट भी तो फोर्स अप्लाई कर रहा है। कौन? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका भी एक रोल है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जहां पे शार्प पीक होगा, जहां पे बहुत शार्प टर्न होगा, वहां अत्यधिक कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज होगा, और जहां पे कम शार्प टर्न होगा, मतलब ज्यादा मोर और लेस फ्लैट होगा, वहां पे चार्जेस का कंसंट्रेशन रिलेटिवली कम होगा। इतना तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना पॉइंट्स डिस्कस किया है उसी पे आधारित एक फिनोमेना है जो नेचर में होता है कभी कभी, उसको कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ये वो वाला कोरोना नहीं है कोविड-19 वाला, ये कोरोना डिस्चार्ज है फिजिक्स वाला, ठीक है। फिजिक्स वाला कंस्ट्रक्टिव होता है, बायो वाले की तरह नहीं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए एक इस तरह का कंडक्टर है, यहां पे बहुत शार्प टर्न है और यहां पे फ्लैट सरफेस टाइप का है, और कुछ चार्ज है जो इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑफ कोर्स यहां पे चार्जेस बहुत होगा और यहां पे चार्जेस काफी कम होगा, ठीक है। ये एक सिचुएशन है। ऑफ कोर्स ऐसा ही होना है, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी कम होगा वहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया जो होगा चार्ज काफी ज्यादा होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तो सिग्मा बहुत ज्यादा है भैया, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा यहां पे जस्ट आउटसाइड द कंडक्टिंग सरफेस, वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो बहुत ज्यादा होगा। मेरा कहना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इतना ज्यादा हो जाए कि अगल बगल जो एयर का मॉलिक्यूल्स है, अब समझिएगा, न्यूट्रल एयर जो होता है, एयर का मॉलिक्यूल्स वो तो न्यूट्रल है अभी, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहा है। अब चूंकि इतना ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है सराउंडिंग रीजन में कि जो इलेक्ट्रॉन्स होगा एयर मॉलिक्यूल्स में, वो हेवीली अट्रैक्टेड होगा इस पॉइंटेड शार्प टर्न की तरफ,
ठीक है। और कभी कभी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा होगा कि एक आध तो हम कम बोले, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ये हो सकता है ड्यू टू हेवी इलेक्ट्रिक फील्ड कि अपना अपना ऑर्बिट को ही छोड़ दे। ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस इन एयर मॉलिक्यूल्स माइट लीव देयर ऑर्बिट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अपना अपना ऑर्बिट छोड़ दे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और वो फ्री हो जाए। अच्छा, अगर फ्री हो गया तो फिर दूसरे एटम्स के साथ टकराएगा। ऐसे भी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री अगर हुआ तो एक तो हल्का है, मास में कम है, ऊपर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई रेट से उसको बहुत तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, पता चला दूसरे एयर मॉलिक्यूल्स को हिट कर दिया। मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट कर दिया। क्या हो सकता है इसके साथ? दो चीज हो सकता है, या तो ये फ्री हो जाए, ये भी फ्री हो जाए, या फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में क्या कर जाएगा, ट्रांजिट कर जाएगा। अरे भाई ये होगा ना कि हम इलेक्ट्रॉन है, हमसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आके टकरा गया। कौन फ्री इलेक्ट्रॉन? जो यहां से फ्री हुआ था, वो आके हमसे टकरा गया। तो हमको या तो इतना एनर्जी मिल जाए कि हम अपने हायर ऑर्बिट में चले जाएं, या फिर हमको इतना एनर्जी मिल जाए कि हम भी फ्री हो जाएं। दो केस हो सकता है। तो बहुत केस में तो दोनों का प्रोबेबिलिटी है और दोनों चीज होता है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएगा। मतलब जो सो कॉल्ड नॉर्मल इंसुलेटर की तरह जो एयर बिहेव करता था, अभी ऐसा लग रहा है कि पूरा मीडियम कंडक्टर हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या हुआ कि जो एयर नॉर्मली इंसुलेटर की तरह था, वो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, मतलब वो कंडक्टर हो गया है। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज बोला है मैंने कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने हायर ऑर्बिट में चले जाए किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद। उस केस में क्या होगा, जैसा कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे जगह से एक दूसरे एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, दूसरे एटम से निकला हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन तेजी से स्पीड गेन किया है इसकी वजह से, और दूसरे एयर के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा गया। पता चला इसको इतना एनर्जी मिल गया कि हायर ऑर्बिट में चला तो गया, थोड़ी देर बाद ही फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा ना भैया। ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या इमिट करेगा? फोटॉन्स करेगा ना। और यही वजह है कि जहां पे ये फिनोमेना होता है वहां पे लाइटनिंग दिखाई देता है, तरह तरह का कलर्स दिखाई देता है, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कि किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है। मतलब यहाँ दोनों चीज हुआ, इलेक्ट्रॉन का हायर ऑर्बिट में जाना भी हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का फ्री भी हो रहा है, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये चार चीजें हो रहा है। मतलब सो कॉल्ड इंसुलेटर जो एयर था वो अभी ऐसा लग रहा है कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये है कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? याद कीजिए, आज हमने कॉन्वेक्स शेप वाले सरफेस के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। कॉन्वेक्स, ये भी जो सरफेस है यहाँ, ये जो कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स ही है ना बाबू, ये कॉन्वेक्स ही है ना। इस तरह के शेप वाले कंडक्टर के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये पढ़ा है। ठीक है, अगले क्लास में सबसे पहले जब अब कॉनकेव टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ये देखना, ये जब कंडक्टर का सरफेस का शेप ऐसा होगा कॉनकेव टाइप का, उस वक्त चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसी लॉजिक से, जिस लॉजिक से आज शुरू किए थे। ठीक है, वो करके फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।